मैं मौमिता हूँ। किसी ने मुझे निर्भया कहा, किसी ने मुझे दामिनी कहा, पर मैं मौमिता हूँ। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने सपनों को पूरा करना। आज आप लोग मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में मानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं, कुछ लोग निर्भया या दामिनी। आज देश भर में नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसी वजह से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिमी बंगाल में रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। मुझे याद है एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की तो हम एक मिडिल क्लास की फैमिली होने के बावजूद मेरे माता पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर बन, मैं हूँ ना। कहते हुए उन्होंने अब मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई मेरी शिक्षा के लिए पैसा बचाने लगे। और अक्सर मेरे माता पिता कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना सकते। यह बात मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी, लेकिन मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी, सभी को गलत साबित कर दिखाया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैं दिन रात नेट की परीक्षा की तैयारी की। मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का कर्जा कम हो सके। बड़ी डॉक्टर बन के अपने माता पिता को वह सारी सुविधा देना चाहती थी और अमीर लोगों को घरों में होने वाली मैं उनकी सारी सेवा करना चाहती थी, उनका नाम रोशन करना चाहती थी। और मैं अपनी वह इच्छा पूरी। नीट की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले। उसी के आधार पर मुझे कोलकाता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला और मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की, लेकिन मुझे बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की बेहतर सेवा करनी थी। इसलिए मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया। उसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर ली और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब मेरी डिग्री पीएचडी की होने वाली थी और मैं अब एक बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और मेरे पिताजी ने मेरी शिक्षा के लिए जो कर्जा लिया था उसे मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक खुशी वाला जीवन देना चाहती थी। हमने किन किन कठिनाइयों परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया है, इसे मैं कभी भूल नहीं सकती थी। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सोऊं। मैं उन्हें भी देखकर पैसा बचाने का तरीका सीखा है। कई चीज़ों से मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मांगती थी। मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ और वो मुझे बहुत बेटा की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैं आरजी कार अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत ही पसंद है। अब मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा, इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास भी पैसा है। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गई है। यह बात सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम दुर्गा पूजा साथ मनाएंगे। अब मेरे माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने अपने पिताजी से साफ साफ कहा, मेरी शादी की चिंता मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए आप ये सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ और मेरी चिंता आप छोड़ दो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तब मैं शादी करूँगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे। जब भी मैं ऐसा बोलती थी तो उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी।
मैं बचपन से ही अपनी माँ को हमेशा पैसा बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी कर्जा करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बाखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, अपनी इच्छाओं को दबाया है। इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की कोशिश। इसलिए मैंने पहले वेतन से माँ के लिए सोने की चूड़ी बनवाई। चूड़ी देखकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्हें खुशी से मुझे गले लगाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट में ड्यूटी मिल रही थी। कई हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी हो जाती थी, तो कभी कभी हफ्ते 24-36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इस कारण मैं आपको अगले कहानी में बताऊंगी 2024 का अगस्त महीने में कितना खतरनाक साबित होगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। वे 63 साल के थे, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वो बीपी की दवा लेना भूल सकते हैं, लेकिन काम करना नहीं भूलते। वे हमेशा उन समय पर दवाई लेने के लिए कहना पड़ता था। हंसते हुए कहते थे, हाँ बेटी लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती थी, तो हमारी बेटी और बेटा में वैसे भी बहुत प्यारी मेरे नामों में ही छिपा हुआ था। अब मैं कॉलेज जाती थी, ड्यूटी पर होती थी, तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता था। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाहट। मैंने खुद को इस बात चीज़ों से दूर रखा, हमेशा दूर रखने की कोशिश की। जब किसी छात्र के साथ अन्याय और किसी मरीज के साथ अधिक पैसा वसूला जाता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मैं आवाज़ उठाती इस पर। हमारे प्रधानाचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्रधानाचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि अस्पताल में वो क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजी होने के बात सामने आई, तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था और मेरा काम के घंटों भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैं अपना काम ईमानदारी से की। कभी कभी मैं अपने पिता को यह बात बताती थी, लेकिन वो मुझे कहते थे कि बेटी तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। हम गरीब लोग हैं या बहुत बड़े लोग हैं, इनके साथ बहुत ऊपर तक है, या तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। पिताजी के शब्द बिल्कुल सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से प्रधानाचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझे इन लोगों के खातिर महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे, हमारे अस्पताल में कितना गलत काम हो रहा है, लेकिन हम ऐसा बोलते थे, चुप हो जाते थे, लेकिन इन चीज़ों से उलझना नहीं चाह रहे थे। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति भर्ती होता है। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता है। वहाँ 4 साल से यही काम कर रहा था, इसलिए हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वह बेड दिलवाता था, उनके लिए वह उनसे पैसे लिया करता था। संजय रॉय की नज़र बहुत ज़्यादा खराब थी। अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखता था। उसके बारे में भी चर्चा होती थी, लेकिन वह प्रधानाचार्य का बहुत ज़्यादा खास आदमी था, उसके लिए हमेशा काम करता था। इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन संजय रॉय की नज़र बहुत खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उसे खा जाती थी, इसलिए ऐसे आदमी से दूर ही रहो। उस दिन भी जब मैं घर से काम पे जाने के लिए निकली, तो मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि आज मेरी आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मैं अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को कभी नहीं देख पाऊँगी।
शायद इसलिए मैं अपनी माँ से कहकर पिताजी के समय पर दवाई देने को कहा। यह कहकर मैं घर से निकली। 8 अगस्त को पूरा दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे के निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर आने जाने का ज़्यादा म्यूट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे, 4-5 डॉक्टर थे और मेरे साथ हम कुछ चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय संजय राय भी वहीं था और मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वहाँ से वह चला गया और हम सब खाना खाने आए। फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। मैं थोड़े फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं माँ को फ़ोन नहीं करती तब तक वे पिताजी खाना नहीं खाते। उन्हें बताना पड़ता है कि मैंने खाना खा लिया है, तभी वह खाना खाते हैं। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी, लेकिन माँ की फ़ोन उठते ही मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाई ले रहे हैं ना? इसका ध्यान रखना। मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी को बीपी की प्रॉब्लम थी, इसलिए समय पर दवाई लेने से उनके लिए ज़रूरी था। उनकी दवाई कभी नहीं छूटनी चाहिए थी। इसका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है एक बार पिताजी की दवाई रात में ही ख़त्म हो गई थी। पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवा ना ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह जाकर दवा ले आऊँगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा, रात के 11 बज रहे थे। वहीं सबका खाना खाकर रोक दिया था और कहा, पिताजी क्यों दवा लेके आना, कोई खाना नहीं खाएगा। और इतनी रात में भी मैंने उनको लिए दवा का इंतज़ाम किया, लेकिन अब अस्पताल से ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए माँ को ही ज़बरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था। उन्होंने याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी की देखभाल करें। उस दिन भी सब कुछ बिना भले बताए माँ से बात कर कर मैंने पूरा फ्लोर जाकर मरीज को देखा, चेक किया। बाद में आराम करने अपने अगले पढ़ाई की तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंची, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह जाना माना है। मुझे तो अब पता चला कि बंगाल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं वहां चली गई। दोपहर के 2 से 3 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सा सो लेना चाहिए। 36 घंटा की ड्यूटी के कारण बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान न देने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी, इसलिए किताबों और डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। गहरी नींद थी। सेमिनार हॉल में कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं था। फिर क्या, सुबह के समय संजय राय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया, इसका भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जगमगा गया। मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फिरने लगा तब मैं जाग गई। सामने संजय राय जैसा दुष्ट व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। नींद में होने के कारण मैं खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे समझ में आ गया था वह मेरी कई बातें सुनने की लत में नहीं था। मैं उनसे मिन्नतें कर रही थी, मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसने ज़रा भी तरस नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वह थोड़ा डर गया और जल्दीबाजी से उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकल सके। मैं उससे लड़ रही थी, प्रार्थना कर रही थी कोई आवाज़ सुन ले, लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी, जैसे कि अब तक चल रहा था। इसका मतलब कि मेरे खिलाफ सारा पंचतंत्र पहले से ही रचा गया था। उस दरिंदे को अपने से दूर
ढकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। जितनी भी मैं कोशिश कर रही थी वह मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा रही थी, लड़ते लड़ते हार गई। फिर भी उसने मुझे सोचना शुरू किया और मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था यह समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दर्द चीख से निकल रही थी। मैं इतनी जोर से चीख रही थी कि मेरी चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और फिर मेरे सपनों की हत्या कर दी गई, और वो भी बहुत बर्बाद से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियत रह गई। मेरा चश्मा टूट गया, उसके कुछ टुकड़े मेरे खून से सुन्ने हुए आँखों में घुस गए। मेरे फटे हुए ओठ, मेरी आवाज़ दबाने के लिए उसने मेरे गला दबाया। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने हुए नाखून मेरे शरीर पर किए गए अनगिनत वार। जगह की हड्डी टूटने पर फैली हुई मेरी टांगों को और घायल किया। जन्नत, इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने उन पुरुषों की फुरकत पर मुकाबला किया था, लेकिन काश उन पुरुषों के अंदर थोड़ा सा भी रहम होती तो मेरी आंखों की सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता कि मुझे मारते समय उन्हें खुद को भी दर्द महसूस हुआ होता, लेकिन वो दरिंदे की तरह आकर मुझे बर्बाद करके चले गए। उस दिन जिस्म के साथ साथ मेरे अंदर की रूह तक भी बलात्कार हुआ, और आखिरकार इस ट्रेनी डॉक्टर मौमिता ने दुनिया से अलविदा कहा। मरते मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे माता पिता का चेहरा था। अब उनका क्या होगा, मेरे सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरों की जान बचाने वाली मेरी जान बचाने के लिए वह कोई नहीं था। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता इतना बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला, मेरी हत्या कर दी और मेरे अंग शरीर पर अधूरा कपड़ा डालकर ऐसे चल गए जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। आत्मा तड़पती रही मेरी, सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटा मेहनत में से यहाँ तक पहुँची थी। मेरे और मेरे पूरे परिवार का सपना एक ही रात में बिखर गया। मेरे लिए सिर्फ एक काम था, मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मुझे एमडीए में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप डॉक्टर बनना था। मैं अपनी डायरी में भी यह लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था। एक रात में उनकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जलाकर राख हो चुकी थी। असल में अगले दिन से क्या हुआ, कैसे अपराधी पकड़ा गया, सब आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी अगले दिन सुबह आत्महत्या की खबर मेरे घर वालों तक पहुंची। आपकी बेटी ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है, ऐसा बताया गया। माँ तो सब कुछ खत्म हो गया कहकर रोने लगी। पिताजी तो सोचते ही हालत में नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार उन्हें संभाले और हॉस्पिटल लेकर आए। दौड़ते हुए आने वाले मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि अंदर मेरी आत्मा के सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी ही माँ गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कहकर रो रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाज़त मिली। बेटी को घायल अनंदिंगा हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत समझ गए, यह आत्महत्या नहीं हो सकती। मेरी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और पिता तुरंत बोले, यह बलात्कार है। मेरे माता पिता ने, लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी सब मेरे लिए जोर से आवाज़ उठा रहे थे और मेरा बलात्कार करने वाली मेरी हत्या की गई। इसलिए सभी गुस्से में इतने बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से वहां पहुंची और फिर पहुंचता शुरू हो गई। तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इतनी बड़ी जनता, इस आक्रोश में संजय राय को अपने हेडफोन के सहारे पकड़ हुआ भी जाता है। बिना कुछ कहे वह आरोपी अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है, फिर उसे गिरफ्तारी भी कर लिया जाता है और मामला वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। किसी का कहना है मेरे साथ सिर्फ बलात्कार हुआ है, तो कोई कह रहा है सामूहिक बलात्कार हुआ है।
मेरा योनि में पाए गए 150 ग्राम वियर को जो केवल एक उस आरोपी बताया जा रहा है। क्या मेरे साथ जो सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा था, अचानक मस्तमक के नाम पर घटना स्थल की दीवारों को तोड़ी जाने वाली इमरजेंसी रूम सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जो वीडियो में मिला उससे अब तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई। क्या बलात्कार मुझे मारने की साजिश में बड़े चेहरों को बचाने के लिए सबूत मिटाया जा रहा है? जनता के बीच में घुसकर क्या उन दरिंदों ने कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए और मेरे साथ अत्याचार करने वाले लोगों को छोड़कर फिर से उन जिंदगी को जीने का मौका देने का फैसला किया जा रहा है? अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? मेरे साथ जो हुआ क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय राय को कभी फांसी होगी? नहीं, लेकिन अगर उन्हें ऐसा छोड़ दिया गया तो जल्द ही आपके सामने एक निर्भया आ जाएगी, एक और मौमिता आ जाएगी। और यह बात मत भूलो कि वह कोई बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वो एक औरत। 2012 में मेरे जैसे एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपी को 7 साल बाद फांसी की सज़ा मिली थी। उसे बहुत देर से न्याय मिला। अगर हमारी जैसी दूसरी निर्भया नहीं चाहिए तो मुझे न्याय दिलाओ।